हेलो स्टूडेंट, आपका अजीत एपीसी मैथ क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे क्लास 10 गणित। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था, हम आपको 50 महत्वपूर्ण प्रश्न और 50 बहुविकल्पीय क्वेश्चन, टोटल हम आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। इस 100 क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आप अपने बोर्ड एग्जाम में 80 प्लस मार्क्स बहुत आसानी से लेकर आ जाएंगे। मैंने इसके पहले 2 क्लास लिया था, ठीक, और उसके बाद हम आपको 8 क्लास और प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक। आज हमारा तीसरा क्लास है। इसके बाद हम आपको 7 क्लास और प्रोवाइड करेंगे, ठीक। टोटल हम आपको 10 दिन का समय दे रहे थे, लेकिन लेकिन अब 10 दिन आप चाहे पढ़िए चाहे आप एक ही दिन 7 से 8 घंटा लगातार पढ़ सकते हैं। क्या 7 से 8 घंटा आप लगातार पढ़ करके आप अपने इन सारे क्वेश्चन को कवर करके आप 80 प्लस मार्क्स ला सकते हैं। इसके पहले मैंने 2 क्लास लिया था। मैंने प्रत्येक क्लास में 5 क्वेश्चन को सॉल्व कराया है, तो मैंने टोटल आपको 10 क्वेश्चन को सॉल्व करा दिया है। क्या है, मैंने आपको टोटल 10 क्वेश्चन को सॉल्व करा दिया है। उन 10 क्वेश्चन को यदि आप अभी तक नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। और मैंने 10 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न को भी सॉल्व किया है, उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। इन सारे क्वेश्चन को आपको बोर्ड एग्जाम से पहले बहुत अच्छे से कवर कर लेना है, क्योंकि इससे बाहर आपके बोर्ड एग्जाम में कुछ नहीं आएगा। ध्यान समझिएगा, हम वही क्वेश्चन बताएंगे जो आपकी बोर्ड परीक्षा में 100% आएगा ही आएगा। आपको यदि आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, ये आपके पास अंतिम मौका है। ध्यान समझिए, ये आपके पास अंतिम मौका है। यदि आप इसमें लड़ जाएंगे तो आपकी जीत पक्का है। टोटल आपको 7 से 8 घंटा मेहनत करना है। हमारा जो क्लास होगा टोटल 7 से 8 घंटे में आप बहुत आसानी से कवर कर पाएंगे बहुविकल्पी प्रश्न और 50 महत्वपूर्ण प्रश्न, मतलब सारे क्वेश्चन, मतलब 100 क्वेश्चन का जो टाइमिंग होगा आपको 7 से 8 घंटे लग जाएगा, ठीक, कवर करने में। यदि आप 7 से 8 घंटा देने के लिए तैयार हैं, आपका बोर्ड एग्जाम में 80 प्लस मार्क्स आ जाएगा। ये हमारा पार्ट नंबर 3 है, ठीक। इसके पहले मैंने 2 क्लास ले चुका हूं। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 11 से इस क्लास में सॉल्व करेंगे, और उन दोनों वीडियो का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कराएंगे। हम जो क्वेश्चन बताएंगे आपको 100% समझ में आएगा। यदि आप तैयारी करने के लिए तैयार हैं तो नीचे एक सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो हम इस क्लास को शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11। पहले आपको प्रश्न को ध्यान से समझना है, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यदि आप प्रश्न समझ गए तो आप क्वेश्चन को चुटकियों में हल कर देंगे। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। यहाँ मतलब एक पुत्र है और उनकी क्या है, पिता है, ठीक। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, ठीक। मतलब पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए और जैकब मतलब पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। आपको यहाँ मान लेना है, माना पुत्र की वर्तमान आयु x वर्ष। आपको लिखना है हल। माना माना पुत्र की वर्तमान आयु, माना पुत्र की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। इतना आपको मान लेना है। माना पुत्र की वर्तमान आयु x वर्ष तथा जैकब की आयु, ये हम कह सकते हैं पिता की आयु, तथा जैकब की आयु, जैकब की आयु, जैकब की आयु बराबर y वर्ष, ठीक। अब आपको प्रश्न को ध्यान से समझना है। देखिए क्या करा है, 5 वर्ष बाद आपको यहां लिखना है प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार आपको लिखना है 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, ठीक, 5 वर्ष बाद। अब यहाँ आपको देखिए क्या है, बाद शब्द आया है, ठीक। यहाँ आगे देखिए 5 वर्ष पूर्व आया है, ठीक। ध्यान समझिएगा, जब बाद क्या है, जब बाद या पश्चात शब्द है, क्या है, जब बाद या पश्चात शब्द है आपको लगाना है प्लस। जब पूर्व क्या है, जब पूर्व या पहले शब्द है आपको लगाना है माइनस, ठीक। इतना आपको समझ लेना है। अब देखिए इसे कहाँ लगाना है हम आपको बता रहे हैं। 5 वर्ष बाद आपको इस प्रकार से लिखने के बाद मैंने क्या माना है, माना पुत्र की वर्तमान में x वर्ष, यहाँ आपको इस प्रकार से x लिख देना है। उसके बाद बराबर इस प्रकार से लगाना है, और जैकब की मैंने क्या माना है y, आपको इस प्रकार से लिख देना है यहाँ y। ध्यान से समझना है। अब देखिए 5 वर्ष बाद यहाँ क्या है, बाद शब्द आया है। बाद का मतलब क्या होता है, प्लस, तो यहाँ आपको लगाना है प्लस दोनों स्थान पर यहाँ, ठीक। अब कितने, 5 वर्ष बाद आपको प्लस 5 कर देना है, ठीक, दोनों साइड इस प्रकार से। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। किसकी आयु हो जाएगी, पिता की आयु हो जाएगी, पुत्र से, ठीक। जब पिता की आयु 3 गुनी हो जाएगी तो हम पुत्र की गुणा करा देंगे तो दोनों की आयु बराबर हो जाएगी, क्योंकि एक दूसरे के दोनों बराबर हैं। जब हम इसमें 3 से गुणा करा देंगे पुत्र के, क्योंकि पुत्र की वर्तमान में x वर्ष है, तो हम इसमें 3 से गुणा करा दी तो क्या है, दोनों का बराबर हो जाएगा, क्योंकि पिता की आयु 3 गुनी पहले प्रश्न में बता रहा है 3 गुनी हो जाएगी, ठीक। पिता की आयु 3 गुनी हो जाएगी बता रहा है, तो मैंने पुत्र की गुणा करा जिससे कि दोनों की आयु बराबर हो जाए। अब देखिए तो यहाँ आपका आ जाएगा 3x प्लस 3 पचे 15,
ठीक। यहाँ आपका आ जाएगा y प्लस 5, यहाँ आपका आ जाएगा 3x, इस साइड प्लस है इस साइड माइनस वाई हो जाएगा। देखिए इस साइड प्लस 15 इस साइड है तो माइनस 15 हो जाएगा। यहाँ आपका प्लस 5 और उसके बाद क्या बचेगा आपका माइनस 15। तो यहाँ आपका घट के आ जाए 3x माइनस वाई बराबर आपका -10। ठीक, ये आपका समीकरण 1 है। ठीक, इस प्रकार से आपको समीकरण 1 को बना लेना है। ठीक, ध्यान से समझना है आपको। आगे हम देखते हैं 5 वर्ष पूर्व। क्या करें 5 वर्ष पूर्व, तो यहाँ आपको लिखना है इस प्रकार से 5 वर्ष पूर्व। क्या है 5 वर्ष पूर्व। इस प्रकार से आपको लिखना है x और बराबर लगाना है, उसके बाद आपको लिखना है y। ठीक, अब देखिए जब पूर्व क्या है, जब पूर्व मैंने आपसे बताया जब पूर्व या पहले शब्द है तो आपको क्या लगाना है माइनस लगाना है। ठीक, तो यहाँ मैंने माइनस लगाया, यहाँ भी माइनस लगाया। अब 5 वर्ष पूर्व कह रहा है तो यहाँ -5 कर देंगे। ठीक, दोनों स्थान पर 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। मतलब पिता की आयु 7 गुनी थी। मैंने पिता की आयु क्या माना है y वर्ष माना है, इसमें क्या है 7 गुनी थी। अब हम पुत्र के 7 से गुणा करा देंगे, दोनों की आयु बराबर हो जाएगी। ठीक, तो हम 7 से इसमें गुणा कराएंगे तो यहाँ हमारा 7x 7 × 5 = 35। ठीक, बराबर हम लगाएंगे आपका आ जाएगा y -5, तो यहाँ आ जाएगा 7x - y, इस साइड प्लस है बराबर के इस साइड है तो माइनस हो जाएगा, तो इस साइड माइनस है बराबर के इस साइड है तो प्लस हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ आपका आ जाएगा 7x - y बराबर 30। ठीक, ये आपका समीकरण 2 बन गया। ठीक, अब आपको समीकरण 1 और 2 को हल करने के बाद आप बहुत आसानी से वर्तमान आयु बता सकते हैं। आप यहाँ आपको लिखना है समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से। ठीक, समीकरण 1 आपका है 3x - y बराबर -10, ये आपका समीकरण 1 है। और समीकरण 2 आपका है 7x - y बराबर 30, ये आपका समीकरण 2 है। ठीक, यहाँ आपको लगाना है माइनस, यहाँ लगाएंगे प्लस, यहाँ लगाएंगे माइनस, ये प्लस माइनस से कैंसिल। यहाँ आपके घर के आ जाएगा -4x, इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो यहाँ आपका आ जाएगा -40, यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल। अब देखिए 40 साइड गुणा कर इस साइड तो भाग करेगा, तो यहाँ आपका x बराबर आपका आ जाएगा 40/4। ठीक, तो यहाँ 4 × 40, x बराबर आपका क्या गया 10। ठीक, x का मान आपको यहाँ से मिल गया है 10। ठीक, ध्यान समझना है, x का मान आपको यहाँ से मिल गया है 10। ठीक, अभी x का मान आपको समीकरण 1 में रखना है। ठीक, तो यहाँ हम रखते हैं, आपको लिखना है x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 देखिए आपका 3x - y बराबर -10, 3x - y बराबर -10। ठीक है, आपका समीकरण 1 है। x का मान आपको 10 मिला है, क्या मिला है आप देख सकते हैं, x का मान आपको 10 मिला है। तो यहाँ आपको x के स्थान पर 10 रखना है, 3 × 10 हो जाएगा, माइनस y बराबर आपका आ जाएगा -10। ठीक, अब यहाँ 3 नंबर 30 आ जाएगा। ठीक, यहाँ आपका 30 - y बराबर -10। अब इस साइड प्लस है बराबर के इस साइड है तो माइनस हो जाएगा। ठीक, तो -10 -30, इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो यहाँ आपका आ जाएगा -40, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y बराबर आपको क्या मिल गया 40 मिल गया। ठीक, देखिए मैंने पुत्र की वर्तमान आयु क्या माना था x वर्ष, तो x का मान क्या है 10, तो आपको लेना है अतः पुत्र की वर्तमान आयु 10 वर्ष। और देखिए ध्यान से समझिए, और यहाँ मैंने क्या माना था जैकब की आयु y वर्ष, तो यहाँ y का मान क्या है 40, तो यहाँ आपको लेना अतः जैकब की आयु 40 वर्ष। चलिए हम यहाँ लिख देते हैं, अतः पुत्र पुत्र की वर्तमान पुत्र की वर्तमान आयु पुत्र की वर्तमान आयु 40 वर्ष। ठीक, तथा तथा जैकब की आयु क्या है, तथा जैकब या पिता की आयु, जैकब की आयु। ठीक, जैकब की आयु क्या हो जाएगी 40 वर्ष, 40 वर्ष है। ठीक, इस प्रकार से आपको अतः पुत्र की वर्तमान आयु, सॉरी है मिस्टेक हो गया यहाँ 10 रहना था। ठीक, अतः पुत्र की वर्तमान आयु 10 वर्ष तथा जैकब की आयु क्या है 40 वर्ष। ठीक, इस प्रकार से आपको लिख देना है। यहाँ आपसे उसकी वर्तमान आयु पूछा था तो आपने आपको इस प्रकार से लिख देना। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व होता है। इस क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ एक चीज और ध्यान से रखिएगा, आपको मिस्टेक में कभी नहीं जाना, आपके डाउट में कभी नहीं जाना। आप यहाँ लिख सकते हैं जैसे कि यहाँ मैंने माना है मानव पुत्र की वर्तमान आयु x वर्ष, यहाँ मैंने तथा जैकब की आयु y वर्ष, यहाँ आप लिख सकते हैं जैकब की वर्तमान आयु y वर्ष। इसमें आपको यदि आप डायरेक्ट लिख दें जैकब की या जैकब की वर्तमान आयु, इससे कोई फर्क क्वेश्चन पर नहीं पड़ता है। ठीक, आएगा वही मान। ठीक है आंसर, तो आपका क्वेश्चन नंबर 11 इसी के साथ सॉल्व होता है। क्वेश्चन नंबर हम 12 पे आ जाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, मीना 2000 निकालने के लिए एक बैंक गई, उसने खजांची से 50, देखिए ध्यान से 50 क्या है 50 तथा 100 के नोट देने के लिए कहा। ठीक, मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त की, ज्ञात कीजिए कि उसने 50 और 100 के कितने कितने नोट प्राप्त किए।
आपको यहाँ लिख देना है माना 50 के नोटों की संख्या x तथा 100 की नोटों की संख्या y। तो आपको लिख देना है हल माना माना मीना 50 की नोट प्राप्त की x। माना मीना माना मीना ने 50 रुपए 50 रुपए की नोट नोट प्राप्त की प्राप्त बराबर x। ठीक, माना मीना ने 50 रुपए की नोट प्राप्त बराबर x। ठीक, इस प्रकार से आपको लिख देना है तथा 100 तथा 100 रुपए की नोट प्राप्त बराबर y। 100 की कितनी नोट प्राप्त की y। ठीक, मैंने इतना मान लिया है। ठीक, अब आपको लिखना है प्रश्न अनुसार, प्रश्न क्या कह रहा है उसके अनुसार। ठीक, अब प्रश्न जो कह रहा है उसे आपको बहुत ध्यान से समझना है। देखिए, मीना 2000 रुपए निकालने के लिए एक बैंक गई। क्या है, उसने खजांची से 50 क्या है, उसने 50 और 100 के नोट देने के लिए कहा। देखिए 50 क्या है, मैंने 50 की नोट प्राप्त कितना की एक्स, यहाँ आपको लिखना है 50x। ध्यान समझिएगा, क्योंकि मैंने माना 50 की कितनी नोट प्राप्त की एक्स, इसलिए मैंने लिया 50x। और 100 की कितनी नोट प्राप्त की है वाई, तो यहाँ आपको लिखना है प्लस 100y। और बराबर कितना, टोटल कितना पैसा प्राप्त कर रहे हैं, टोटल 2000 रुपए प्राप्त कर रहे हैं, तो आपको बराबर लिख देना है 2000। ठीक, इस प्रकार से ये आपका क्या है, समीकरण 1 बन गया। ठीक, अब आगे देखिए, मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त की। देखिए ध्यान समझिए, मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किया। 50 रुपए की नोटों की संख्या मैंने x माना था, यहाँ आपको लिख देना है x। और 100 के रुपए की नोटों की संख्या मैंने क्या माना है y, तो आपको लिख देना है प्लस y। और टोटल कितने नोट प्राप्त करनी 25, तो आपको लिख देना है बराबर 25। ध्यान समझिएगा, 50 के नोट प्राप्त करते हैं और 100 नोट, 50 के नोटों की संख्या मैंने x माना है और 100 की नोटों की संख्या y माना है। ठीक, तो यहाँ कुल 25 नोट प्राप्त करें, तो मैंने बराबर 25 लिख दिया। आपका समीकरण 2 हो गया। ठीक, अब समीकरण 2 हम इसे मान लेते हैं। ठीक, चलिए अब हम लिखेंगे, देखिए समीकरण 2 में 100 से गुणा करने पर, समीकरण 2 में 100 से गुणा करने पर, जब हम समीकरण 2 में 100 से गुणा करें तो हमारा आ जाएगा 100x प्लस 100y। ठीक, बराबर हम इसमें 100 से गुणा करेंगे तो हमारा 2500 आ जाएगा। ये हमारा क्या है, समीकरण 2 ही है। ठीक, अब हम समीकरण 1 और 2 से, ठीक, समीकरण 1 और 2 से, या हम समीकरण इसे 3 मान लेते हैं। ठीक, तो हम लिखेंगे समीकरण 1 और 3 से। ठीक, समीकरण 1 और 3 से, 3 से देखिए समीकरण 1 आपका है 50x प्लस 100y बराबर 2000। ठीक, ये आपका समीकरण 1 है। ठीक, अब समीकरण 2 आपका क्या है, 100x प्लस 100y बराबर 2500। ये आपका समीकरण 3 इसे माने हैं। ठीक, यहाँ आपको लिखना है समीकरण 3, क्योंकि मैंने इसे समीकरण 3 मान लिया है। यदि आप इस समीकरण 2 मानते हैं तो आपको समीकरण 2 लिखना होगा, यदि आप 3 मानते हैं तो आपको 3 लिखना होगा। ठीक, यहाँ आपको माइनस लगाना है, यहाँ यहाँ। ठीक, इस प्रकार से प्लस माइनस से कैंसिल हुए, यहाँ आपका घट जाएगा, तो यहाँ आपका आ जाएगा -50x, क्योंकि बड़े के साथ माइनस का चिन्ह है। और बराबर यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा, तो कट गए, यहाँ आपका आ जाएगा -500। ठीक, क्योंकि बड़े के साथ माइनस का चिन्ह है। जब हम इसे यहाँ सॉल्व करें तो यहाँ आपका देखिए क्या आ जाएगा, 50x बराबर आपका -50x बराबर हमारा आ जाएगा -500। यहाँ से देखिए माइनस से माइनस कैंसिल, आपका x बराबर आ जाएगा 500। देखिए इस साइड 50 गुणा करेगा, इस साइड तो भाग करेगा। यहाँ देखिए 0 0 कैंसिल, 5 1 5, 5 9 50। ठीक, तो यहाँ आपका x बराबर 10 आ गया। अब x का मान हम कहाँ रखेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे। ठीक, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 आपको देखिए x प्लस वाई बराबर आपका क्या है 25 है। तो x के स्थान पर हम 10 रखेंगे, प्लस y बराबर आपका आ जाएगा 25। तो यहाँ आपका y बराबर देखिए इस साइड प्लस है, बराबर के इस साइड जाएगा तो -10 हो जाएगा। तो y बराबर आपका आ जाएगा 15। तो आप लिख सकते हैं, देखिए 50 और 100 के कितने कितने नोट प्राप्त किए। ठीक, अब 50 के नोटों की संख्या मैंने क्या माना था x। ठीक, कितने नोट प्राप्त करने x, और 100 रुपए की नोट कितने प्राप्त करने y मैंने माना। तो आप यहाँ लिख सकते हैं, अतः 50 रुपए की नोट प्राप्त की कितना 50, x का मान क्या है 10। तो आप यहाँ लिख सकते हैं, अतः 50 50 रुपए की नोट, 50 रुपए की नोट प्राप्त प्राप्त 50 रुपए की नोट प्राप्त की
प्राप्त की 10 तथा 100 रुपये, 100 रुपये, 100 रुपये की नोट, 100 रुपये की नोट प्राप्त की 15। ठीक, 50 रुपये की नोट प्राप्त की 10 तथा 100 रुपये की नोट प्राप्त की 15। ठीक, आपसे 50 और 100 की कितने कितने नोट प्राप्त की आपने बता दी। 50 रुपये की नोट प्राप्त की 10 तथा 100 रुपये की नोट प्राप्त की 15। यदि आप इसे चेक करना चाहते हैं तो चेक कर सकते हैं, आप किसी समीकरण में रख सकते हैं। देखिए जैसे आप यहाँ x के स्थान पर 10 रखेंगे और y के स्थान पर 15 रखेंगे तो आपका टोटल क्या आ जाएगा, बराबर 25 है, मतलब आपका क्वेश्चन सही है। ठीक, इस प्रकार से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। क्वेश्चन नंबर 12। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13 को हम सॉल्व करते हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप इन सारे क्वेश्चन को नोट कीजिए और बोर्ड एग्जाम के लिए तैयार हो जाइए, आपके पास अंतिम मौका है। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 को, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाती है। ठीक, यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग मीटर बढ़ जाता है। आयत की बीमाई ज्ञान की, मतलब आयत की बीमाई मतलब लंबाई और चौड़ाई ज्ञान की। आपको यहाँ मान लेना है, माना आयत की लंबाई x तथा चौड़ाई y है। आपको लिखना है हल, माना आयत क्या है, माना आयत की लंबाई, माना आयत की लंबाई x तथा चौड़ाई y है। ठीक, इतना आपको मान लेना है, माना आयत की लंबाई x तथा चौड़ाई y है। आगे देखिए, अब आगे आपको हमारा एक सूत्र होता है। देखिए आपको क्षेत्रफल बराबर हमारा एक सूत्र होता है, तो हम लिखेंगे प्रश्न अनुसार। ध्यान समझिए, प्रश्न अनुसार। ठीक, प्रश्न अनुसार हम क्षेत्रफल पहले निकालेंगे। प्रश्न अनुसार क्षेत्रफल बराबर हमारा क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल यहाँ हम लिख देते हैं, जिससे कि आपको किसी प्रकार की कंफ्यूजन हो। आयत का क्षेत्रफल, ठीक, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो यहाँ हम पहले क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। आयत का क्षेत्रफल, ठीक, लंबाई मैंने क्या माना x और आपकी चौड़ाई क्या है y, तो आपका क्षेत्रफल क्या आ गया, आपका क्षेत्रफल क्या आ गया, XY आ गया। ध्यान समझिएगा। ठीक, अब आगे देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। ठीक, ध्यान समझना है। आप जो यहाँ प्रश्न अनुसार लिखें, आपको प्रश्न अनुसार इसके नीचे लिखना होगा। ठीक, हम इसे थोड़ा ऊपर कर देते हैं। ठीक, इस प्रकार से माना आयत की लंबाई x तथा चौड़ाई y, तो आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाए, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो यहाँ क्षेत्रफल बराबर आपका आ जाए लंबाई आपका x है और चौड़ाई क्या है y। इस प्रकार से आपका क्षेत्रफल बराबर क्या आ जाए xy। अब आपको लिखना है प्रश्न अनुसार, प्रश्न अनुसार। ठीक, अब प्रश्न क्या कह रहे हैं, देखिए एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए। ठीक, ध्यान समझिएगा इसे। यहाँ हम क्षेत्रफल बराबर सूत्र लगाएंगे। क्षेत्रफल क्या है, ये क्षेत्रफल बराबर क्या है, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई, ये हमारा सूत्र है। ठीक, अब देखिए हमारा क्षेत्रफल क्या है एक्स वाई, आपको इस प्रकार से लिख देना एक्स वाई। एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, आपको इसमें -9 कर देना है, क्योंकि आपका क्षेत्रफल है एक्स वाई, इसमें 9 वर्ग इकाई कम हो जाए इसलिए मैंने -9 कर दिया। ठीक, यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए, लंबाई आपका क्या है, देखिए लंबाई आपका एक्स है, क्या है एक्स है, तो यहाँ आपका लंबाई है, तो यहाँ मैंने एक्स लिखा। 5 इकाई कम कर दी जाए तो यहाँ आपको -5 कर देना इस प्रकार से। अब यहाँ आपको इस प्रकार से गुणा लगा दें। चौड़ाई देखिए क्या है, चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। चौड़ाई आपका क्या है, देखिए चौड़ाई मैंने क्या माना है, चौड़ाई y है। ठीक है, चौड़ाई y है, तो यहाँ आपको y लिख देना है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी, इसमें आपको +3 कर देना है। ठीक, अब इसे आपको सॉल्व कर लेना है। यहाँ आपका आ जाएगा एक्स वाई -9, एक्स से हम y में गुणा करेंगे तो यहाँ हमारा जाएगा एक्स वाई, एक्स से हम +3 में तो यहाँ आपका आ जाएगा +3, -5 से हम y में गुणा कराएंगे तो आपका आ जाएगा -5y, -5 से हम 3 में गुणा करेंगे -15। ठीक, अब देखिए दोनों साइड एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो जाए, ध्यान समझिएगा। तो यहाँ आपका बचेगा -9। ठीक, ये जो -9 बराबर के इस साइड भेज देंगे तो यहाँ आपका बचेगा 0। ठीक, चलिए तो यहाँ हम लिखेंगे 3x -5y -15। ठीक, इस साइड आपका आ जाएगा -9 प्लस हो जाएगा। ठीक, +9। यहाँ देखिए 3x -5y हम यहाँ घटा देंगे इन दोनों को। यहाँ घटाने के बाद आपका देखिए क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ आपको मिल जाएगा -6। ठीक, तो यहाँ हम 6 को आप बराबर के इस साइड भेज देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 6। चलिए हम इसे इस प्रकार से कुछ लिख सकते हैं, 3x -5y, ठीक, -6 बराबर 0, मैंने इसे पहले लिख दिया। अब यहाँ आपका आ जाए 3x -5y
बराबर हम 6 लिख देंगे, आपका समीकरण 1 बन जाएगा। इस प्रकार से आप बना सकते हैं, क्योंकि आपको हम समझते हैं कैलकुलेशन आता है, आप आगे पीछे कर सकते हैं। ठीक, अब आगे हम देख लेते हैं। आपको यहाँ लिखना है क्षेत्रफल, क्या है क्षेत्रफल बराबर हमारा सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक, तो यहाँ देखिए, यदि लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दी, लंबाई आपका क्या है x माने माना, तो यहाँ आपको लिख देना x, 3 इकाई क्या है, लंबाई 3 इकाई बढ़ा, इसमें आपको +3 कर दें, लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई, चौड़ाई आपका क्या है, चौड़ाई आपका y है, 2 इकाई बढ़ाते हैं, आपको y +2 कर देना है। ठीक, तो क्षेत्रफल क्या 67 वर्ग मीटर बढ़ जाता है, क्या बढ़ जा रहा है, तो आपका क्या है क्षेत्रफल आपका एक्स वाई हो, क्योंकि क्षेत्रफल बराबर एक्स वाई, तो 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है, यहाँ आपको +67 कर देना है, बराबर यहाँ आपको इस प्रकार से लगा देना है। अब देखिए इसे आपको सॉल्व कर लेते हैं, आपका x इंटू वाई +67 बराबर, देखिए x से हम y में गुणा करेंगे हमारा आ जाएगा एक्स वाई, x से हम +2 में गुणा करेंगे आपका 2x, 3 से हम y में गुणा करेंगे हमारा 3y, हम 3 से 2 में गुणा करेंगे, 3 दूनी 6 आ जाएगा। ठीक, अब देखिए दोनों पक्षों में एक्स वाई कैंसिल है। ठीक, इस साइड 67, देखिए इस साइड +6, इस साइड है तो -6 हो जाएगा, तो यहाँ आपका बचेगा 2x + 3y। ठीक, तो यहाँ हम जब इसे घटा दें हमारा आ जाएगा 61 बराबर यहाँ पर 2x + 3y, हम कुछ इस प्रकार से इसे आगे लिख लेंगे 2x + 3y बराबर 61, ये आपका समीकरण 2 बन गया। ठीक, अब हम समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करेंगे। ठीक, यहाँ देखिए समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से समीकरण देखिए आपका एक क्या है, 3x - 5y बराबर 6, ये आपका समीकरण 1 है, और समीकरण 2 आपका 2x + 3y बराबर 61, ये आपका समीकरण 2 है। ठीक, अब ध्यान से समझना है आपको, यहाँ देखिए 5y, यहाँ 3y, इन दोनों समीकरणों को हम विलोपन विधि से हल करेंगे, तो यहाँ देखिए 3 है, हम इसमें 3 से गुणा कराएंगे। ठीक, समीकरण 1 में यहाँ 5 है, तो हम समीकरण 2 में 5 से गुणा कराएंगे। ठीक, तो चलिए हम गुणा करा देते हैं, यहाँ आपको लिख देना है समीकरण 1 में 3 से तथा समीकरण 2 में 5 से गुणा, 5 से गुणा। ठीक, इस प्रकार से आपको इतना लिख देना है। अब देखिए हम गुणा करा देते हैं, हम 3 से इसमें गुणा करें तो हमारा 3 त्रिक का 9x आ जाएगा। ठीक, 3 त्रिक का 9x, 3 त्रिक का 9x। ठीक, 3 त्रिक का 9x। अब और देखिए आगे हम 3 से 5 में गुणा करें, 5 3 15 हो जाएगा, -15y आपका आ जाएगा, -15y। और देखते हैं बराबर की साइड क्या है, 6 3 6 18 आपका आ जाएगा बराबर 18। ठीक, ये आपका समीकरण 1 तैयार हुआ। ठीक, इस प्रकार से अब हम 5 से 2 में गुणा करें, 5 दूनी 10 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 10x आ जाएगा। अब 5 से 3 में गुणा, 5 3 15 +15y आ जाएगा। अब देखिए हम 3 से इसमें 5 से इसमें गुणा करें, 5 1 कम 5 आ जाएगा, और उसके 5 अंक 30, 305 आएगा। देखिए 5 1 कम 5 हो जाएगा, और 5 अंक 30, 305 आ जाएगा, ये आपका समीकरण 2 हुआ। ठीक, देखिए यहाँ का ये दोनों प्लस माइनस से कैंसिल हो, इसे जोड़ दें हमारा आ जाए 10 9 19। ठीक, यहाँ हम इसे जोड़ें, देखिए हमारा 300 कितना आ जाएगा, 8 5 मतलब 323 आ जाएगा। ठीक, क्या है 23। अब देखिए हम एक्स से भाग देंगे, इस साइड गुणा करा, इस साइड तो भाग करेगा। देखिए 19 से कम 19 आपका आ जाए, ध्यान समझना, 19 से कम 19, 19 के बाद एक 20 होता है, तो यहाँ आपका क्या बच जाएगा, एक 13 बच जाएगा, मतलब आपका 33। अब 19 के बाहर पढ़ना 133 से ज़्यादा ना हो, 19 का 19, 19 दूना 38, 9 3 57, 9 6 76, 9 5 95, 9 6 100, 9 7 133, क्या है 19 7 133 आ गया। ठीक, तो यहाँ आपको x का मान क्या आ गया, 17 आ गया। इस प्रकार से आपको कर लेना है। ठीक, 19 7 133। ठीक, तो हमारा x का मान क्या मिल गया, 17 मिल गया। ठीक, अब आपको क्या करना है, x का मान आपको समीकरण 1 में रखना है। ठीक, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 आपके देखिए कि 3x - 5y बराबर 6, 3x - 5y बराबर 6, तो यहाँ x के स्थान पर आपको 17 रख देना है, 17 आ जाएगा, -5y बराबर 6, तो 17 3 51, -5y बराबर आपका आ जाएगा 6, इस साइड प्लस है बराबर के इस साइड का तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ आपका आ जाएगा 6 - 51। हम इसे जब घटा देंगे तो यहाँ हमारा देखिए क्या आ जाएगा, यहाँ आपका आ जाएगा -5y बराबर -45, माइनस से माइनस कैंसिल, y बराबर आपका देखिए 45/5 है, इस साइड गुणा करेगा, इस साइड भाग करेगा, 5 9 45, आपको y बराबर क्या मिल जाएगा 9। ठीक, अब यहाँ को देखिए आयत की बीमाई ज्ञात, मतलब लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। देखिए आपका x का मान क्या है, आपका x का मान 17 है, y का मान 9, तो मैंने लंबाई के माना x मान है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं अतः आयत, अतः आयत, अतः आयत की लंबाई क्या है, अतः आयत की लंबाई 17 मीटर
तथा चौड़ाई क्या है, चौड़ाई 9 मीटर है। ठीक, इस प्रकार से आपका आयत है, ये क्या है, ये आपका आयत बनता है इस प्रकार से। ठीक, ये आपका 17 मीटर है, ये आपका जो है 9 मीटर है। ठीक, ध्यान समझिए, आपकी लंबाई हो जाएगी, आपकी चौड़ाई है। ठीक, इस प्रकार से आपसे बीमा पूछ रहा था, मतलब लंबाई और चौड़ाई, मैंने लंबाई और चौड़ाई बता दिया। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट होता है। बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे आपको नोट करके अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। ये सारे क्वेश्चन आपको थोड़ा टफ लग सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 6 मार्क्स का ये सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो क्वेश्चन आपको थोड़ा आसान लग रहा है बोर्ड एग्जाम में 4 मार्क्स का पूछा जाए, जो बहुत आसान है आपके बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स का पूछा जाएगा। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कितना जो ज़्यादा टफ है वो ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक, तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करते हैं। इसे भी आपको बहुत ध्यान से समझना है, क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप समझ सकते हैं हम सारे क्वेश्चन के टाइप और क्वेश्चन कितने टाइप से आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, कौन कौन क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, हम सारे क्वेश्चन को कवर कर देंगे आपके बोर्ड एग्जाम से पहले। देखिए, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रति 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल याद कीजिए। आपको लिखना है हल। माना स्थिर जल में माना स्थिर जल में तैरने की चाल, तैरने की चाल, माना स्थिर जल में तैरने की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, x किलोमीटर प्रति घंटा, तथा धारा की चाल, धारा की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, इतना आपको मान लेना है। ऋतु धारा के अनुकूल, ठीक है, अगर ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। अब यहाँ आपको लिखना है धारा के अनुकूल चाल क्या है, आपको लिखना है प्रश्नानुसार ठीक, इतना आपको लिखना है प्रश्नानुसार। लिखने के बाद आपको लिखना है धारा के अनुकूल चाल, धारा के अनुकूल चाल, अनुकूल चाल, धारा के अनुकूल, जब अनुकूल शब्द है तो आपको x प्लस वाई करना है। ठीक, इन दोनों चाल को आपको जोड़ देना है। ठीक, स्थिर जल में तैरने की चाल और धारा की चाल, इन दोनों को आपको जोड़ देना है, तो धारा के अनुकूल चाल आपको पता चल जाते हैं। आपका आ जाएगा x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, अब आगे देखिए, और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकते हैं। तो आपको यहाँ लिखना है धारा के प्रतिकूल क्या है, धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल। जब धारा के प्रतिकूल चाल आपसे पूछ रहा है, इन दोनों को आपको घटा देने थे, यहाँ आपको कर देना है x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, अब इसे आपको ध्यान से समझना है। देखिए, चाल बराबर हमारा सूत्र होता है, क्या होता है, चाल बराबर हमारा सूत्र होता है दूरी बटा समय। ठीक, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। अब देखिए, धारा के अनुकूल चाल क्या है आपका x प्लस वाई, तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा, चाल x प्लस वाई। तो दूरी कितना थी, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तक, तो दूरी आपकी क्या थी, 20 किलोमीटर थी। ठीक, तो यहाँ आपको लिख देना है दूरी के स्थान पर आपको यहाँ लगाना है बराबर दूरी आपको क्या है 20 किलोमीटर, और समय कितना लगा है 2 घंटा, तो आपको बटे 2 काट देना है। इस प्रकार से जब आप इसे काट देंगे 2 1 कम 1, यहाँ आपका एक जीरो बचेगा, मतलब आपका x प्लस वाई बराबर आपका क्या आ जाएगा 10। ठीक, ये आपका क्या हो जाएगा, समीकरण 1 बन जाएगा। ठीक, तो यहाँ आप लिख सकते हैं, चूंकि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। ठीक, आपका चाल क्या है, धारा के अनुकूल चाल क्या है आपका x प्लस वाई है। ठीक, तो यहाँ मैंने x प्लस वाई लिख दिया। दूरी क्या था 20 किलोमीटर, तो यहाँ आपका आ जाएगा 20, और समय कितना लग रहा था 2 घंटे। जब आप इसे काट दें तो यहाँ आपका आ जाएगा x प्लस वाई बराबर 10। इस प्रकार से आपका समीकरण 1 तैयार होता है। ठीक, इसी प्रकार से हम समीकरण 2 को भी तैयार करेंगे। ठीक, यहाँ हम लगाएंगे इस प्रकार से खींच देंगे। ठीक, अब यहाँ लिखेंगे तथा चाल बराबर क्या होता है, यही आपको सूत्र लिख देना है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। ठीक, अब देखिए आपका चाल क्या है भैया, अब यहाँ मैंने धारा के प्रतिकूल के लिए समीकरण को प्राप्त कर लिया। अब यहाँ प्राप्त करें धारा, सॉरी, यहाँ मैंने धारा के अनुकूल से समीकरण प्राप्त किया, यहाँ धारा के प्रतिकूल से आपके हम समीकरण प्राप्त करें। धारा के प्रतिकूल आपका चाल क्या है, x माइनस वाई, यहाँ हम लिख देंगे x माइनस वाई, और दूरी आपका क्या है 4 किलोमीटर, और समय आपको 2 घंटे लग रहा है, यहाँ आपको लिख देना दूरी आपका 4 किलोमीटर, दूरी ऊपर है बटे समय, समय 2 घंटे लग रहा है। जब हम इसे सॉल्व करें तो हमारा x माइनस वाई बराबर 2 आ जाएगा। ठीक, देखिए 2 दूना 4,
इस प्रकार से आपका ये 2 आ जाएगा। ठीक, तो हमारे समीकरण 2 बन गया। अब हम इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करेंगे और स्थिर जल में तैरने की चाल और धारा की चाल ज्ञात कर लेंगे। चलिए यहाँ हम लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 और समीकरण 2 से। समीकरण ए देखिए आपका क्या है, x प्लस वाई बराबर 10 है, तो यहाँ आपको लिख देना है x प्लस वाई बराबर 10। ये आपका समीकरण 1 है। और समीकरण 2 आपका x माइनस वाई बराबर 2 है, तो यहाँ आपका आ जाएगा x माइनस वाई बराबर 2। ये आपका समीकरण 2 है। ठीक, यहाँ इन दोनों को हम प्लस माइनस से कैंसिल कर देंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे मतलब जोड़ देंगे, तो हमारा 2x आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे 12 आ जाएगा। x बराबर आपका आ जाएगा 12/2। तो x का मान आ गया आपका 6। ठीक, x का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे। ठीक, तो यहाँ आपका x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक, अब x का मान हम समीकरण 1 में रखें। समीकरण 1 आपका x प्लस वाई बराबर 10, तो x के स्थान पर हम 6 रखेंगे, प्लस वाई बराबर 10 आ जाए, तो y बराबर देखिए इस साइड प्लस बराबर के इस साइड आएगा तो घट जाएगा, तो यहाँ आपका 10 माइनस 6 आ जाएगा। तो यहाँ उसका आपका y का मान क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक, तो आप बहुत आसानी से बता सकते हैं। अतः आप लिख सकते हैं, अतः देखिए स्थिर जल में तैरने की चाल माने क्या माने x किलोमीटर प्रति घंटा, x का मान आपका है 6 और धारा की चाल के माने y किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप खोल देना, अतः स्थिर जल में तैरने की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हम लिखेंगे, अतः स्थिर जल में तैरने क्या स्थिर जल में तैरने की चाल, स्थिर जल में तैरने की चाल बराबर क्या हो जाए, स्थिर जल में तैरने की चाल x का चाल माने क्या माना x माना है, तो x का मान क्या है 6, तो यहाँ आप लिख देख सकते हैं स्थिर जल में तैरने की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, घंटा तथा धारा की चाल, धारा की धारा की चाल धारा की चाल माने y माना था, y का मान 4 है, तो यहाँ आप लिख सकते हैं 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 14 खत्म होता है। ठीक, सॉल्व होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 15, एक रेलगाड़ी कुछ दूरी समान चाल से तय करती है। यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर अधिक तेज चलती होती तो उसे नियत समय से 2 घंटे कम समय लगती, और यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर अधिक धीमी चलती होती तो उसे नियत समय से 3 घंटे अधिक लगते। रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी, आपसे दूरी पूछ रहा है, तो आपको यहाँ मान लेने माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, आप दूरी डायरेक्ट नहीं ज्ञात कर सकते, उसके लिए आप कुछ अलग तरीके से आपको करना होगा। इस क्वेश्चन में आपको लिखना है हल, माना माना रेलगाड़ी की चाल माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा तथा रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय, रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय 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 बराबर y घंटा, ठीक, इतना आपको मान लेना है। अब दूरी बराबर, आप दूरी आपको लिखना है, दूरी आपको ज्ञात करना है कि आपसे दूरी पूछ रहा है। चलिए हमारा एक सूत्र होता है चाल बराबर, ध्यान समझिएगा, चाल बराबर हमारा सूत्र होता है दूरी बटा समय। ठीक, क्या होता है, चाल बराबर हमारा एक सूत्र होता है दूरी बटा समय। यहाँ से हमें दूरी ज्ञात करना है, तो दूरी बराबर हमारा क्या हो जाए चाल गुणे समय, क्योंकि इस साइड समय क्या कर रहा है भाग कर रहा है, इस साइड का तो गुणा करेगा, तो दूरी बराबर हमारा क्या चाल गुणे समय आ जाते हैं। यहाँ हम लिख सकते हैं दूरी बराबर चाल गुणे समय, चाल गुणे समय। तो यहाँ से दूरी आपका आ जाए, देखिए आपका चाल क्या है, चाल आपका x किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ आपका आ जाएगा x, और समय देखिए, समय देखिए आपका क्या है, समय y घंटा, तो यहाँ आपका आ जाएगा y। ठीक, दूरी आपको क्या आ जाएगा x इंटू वाई किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, ठीक, एक्स वाई किलोमीटर। ठीक, आपकी दूरी आ गई। अब आपसे क्या पूछ रहा है, दूरी आपसे पूछ रहा है, तो चलिए आपको यहाँ लिख देना है प्रश्नानुसार। अब प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न को आपको ध्यान से समझना है। यदि आप प्रश्न को समझ गए तो आप क्वेश्चन को चुटकियों में हल कर पाएंगे। देखिए हमारा सूत्र क्या होता है, दूरी बराबर हमारा सूत्र होता है चाल गुणे समय।
चाल गुणे समय। तो देखिए दूरी आपका क्या है, एक्स वाई है, तो हम लिखेंगे एक्स वाई बराबर लगाएंगे, देखिए चाल। एक रेलगाड़ी कुछ दूरी समान चाल से तय करती है। यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक तेज चलती, मतलब रेलगाड़ी की चाल के 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक तेज, तो चाल आपकी क्या है, एक्स है, तो यहाँ आपको लिख देना एक्स। तेज चलती है तो मतलब आपको इसमें 10 जोड़ देना है, ठीक। जब धीम चलती तो आपको घटा देना होता। अब समय आपको देखिए, तो उसे नियत समय से 2 घंटे कम समय लगते। देखिए आपका समय क्या है, वाई घंटा मैंने माना था, आपको लिखना है वाई। 2 घंटे कम समय लग रहा था, आपको -2 कर देना इस प्रकार से, ठीक। अब जब आप इसे सॉल्व करते हैं, आपका आ जाएगा एक्स इंटू वाई बराबर, देखिए एक्स से हम वाई में गुणा करें तो हमारा आ जाएगा एक्स इंटू वाई। एक्स से हम -2 में गुणा करें तो हमारा जाएगा -2 एक्स। हम 10 से गुणा करेंगे वाई में तो हमारा जाएगा 10 वाई। 10 से गुणा करेंगे हम -2 में तो यहाँ 10 दूना 20 आपका, ठीक। एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो जाए, ठीक, सिंपल तरीका। अब देखिए इस साइड -2 से बराबर इस साइड है तो प्लस का 2 एक्स हो जाए 2 एक्स। इस साइड +10 वाई, इस साइड है तो -10 वाई हो जाएगा, बराबर आपका आ जाएगा 20। इस साइड आपका बचेगा -20, ठीक। इसे हम समीकरण 1 मान लेंगे, ठीक, इस प्रकार से। अब समीकरण 2 को हम यहाँ सॉल्व कर लेंगे। हम लिखेंगे तथा, यही सूत्र आपको यहाँ लिख देना है, दूरी बराबर चाल गुणे समय। दूरी बराबर हमारा सूत्र होता है चाल गुणे समय। आपकी दूरी क्या है, एक्स वाई, तो यहाँ आपको लिख देना है एक्स वाई। अब देखिए आगे देखते हैं। यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर अधिक धीम चलती होती है, रेलगाड़ी 10 किलोमीटर क्या चले, धीम चले, रेलगाड़ी की चाल क्या है एक्स, धीम चले तो -10 कर देंगे, और गुणा समय क्या है, तो उसे नियत समय से 3 घंटे अधिक लगते हैं, तो समय आपका क्या है वाई माना, तो 3 घंटे अधिक लग रहा है, तो इसमें आपको 3 जोड़ देना है इस प्रकार से। तो यहाँ आपका आ जाएगा एक्स इंटू वाई। देखिए हम एक्स से वाई में गुणा करें तो हमारा आ जाएगा एक्स वाई। एक्स से हम +3 में गुणा करें तो हमारा आ जाएगा +3 एक्स। -10 से हम वाई में गुणा करें तो हमारा आ जाएगा -10 वाई। -10 से 3 में गुणा तो यहाँ आपका -30, ठीक। एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक। अब देखिए इस साइड -30 से बराबर इस साइड है तो +30 हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे आ जाएगा 30, तो यहाँ पे आ जाएगा 3x -10 वाई, ठीक। अब देखिए हम इस प्रकार से कुछ लिख सकते हैं, 3x -10 वाई बराबर 30 हम लिख सकते हैं। ये हमारा समीकरण 2 बन गया, ठीक। अब हम लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से, ठीक। समीकरण 1 और 2 से, 2 से देखिए समीकरण 1 आपका है 2x -10 वाई बराबर -20। 3x -10 वाई बराबर 30, ये आपका समीकरण 2 है, ठीक। यहाँ हम लगाएंगे माइनस, यहाँ हम लगाएंगे प्लस, यहाँ लगाएंगे माइनस, ए प्लस माइनस से कैंसिल हुआ, इन दोनों को जोड़, यहाँ देखिए घर जाए तो आपका आ जाएगा -x, क्योंकि बड़े साथ माइनस का चिन्ह है, ठीक। अब यहाँ इन दोनों को हम जोड़ देते हैं, यहाँ आपका आ जाएगा 50, ठीक। तो -50, क्योंकि माइनस गुड़ी माइनस बराबर प्लस हो, इन दोनों को हम जोड़ेंगे यहाँ बड़े साथ माइनस, तो आ जाएगा -50, ठीक। तो यहाँ से आपको x का मान मिल जाएगा, x का मान आपको मिल जाएगा 50, ठीक। अब इस x का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे, ठीक। यहाँ हम लिखेंगे x का मान, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखिए समीकरण 1 आपका क्या है, 2x, क्या है, 2x -10 वाई बराबर -20 है, ठीक। ये आपका समीकरण 1 है, ठीक। यहाँ हम x के स्थान पर 50 लिखेंगे, -10 वाई बराबर -20, 50 दूना 100, -10 वाई बराबर आपका आ जाएगा इस साइड प्लस तो बराबर इस साइड माइनस हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ आपका आ जाएगा -20 -100, तो -10 वाई इन दोनों को हम जोड़ें तो यहाँ आपका आ जाएगा -120, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y बराबर आपका आ जाएगा 120/10। यहाँ 0 0 कैंसिल, तो यहाँ आपका y बराबर आ जाएगा 12। y का मान क्या आया, आपको y का मान मिल जाएगा 12, ठीक। यहाँ से आपको y का मान 12 मिल जाएगा, ठीक। अब यहाँ हम देखिए हमें दूरी ज्ञात करना है। दूरी बराबर आपको देखिए क्या है, चाल गुणे समय, ध्यान से समझना है, चाल गुणे समय। अब देखिए आपको दूरी ज्ञात करना है, चाल आपका क्या है x है, और समय क्या है y घंटा, तो आपका दूरी बराबर मैंने लिखा था एक्स वाई, तो यहाँ आप देखिए आ जाएगा, x का मान क्या है 50, तो हम लिखेंगे 50 गुणे y का मान क्या है 20, तो यहाँ हमारा दूरी क्या आ जाएगा, देखिए 12×5 = 60, यहाँ आपका 600, दूरी बराबर आपका 600 किलोमीटर, ठीक। तो आप बता सकते हैं, देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी, तो आप लिख सकते हैं अतः रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी 600 किलोमीटर है, रेलगाड़ी अतः रेलगाड़ी क्या है, अतः रेलगाड़ी द्वारा द्वारा तय तय की गई दूरी, अतः रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी,
यहाँ का 600 किलोमीटर आएगा, 12 पंचे 60, एक जीरो आ जाएगा, ठीक। 600 किलोमीटर, 600 किलोमीटर है। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व होता है। मैंने टोटल आपको 15 क्वेश्चन सॉल्व करा दिया है, 35 क्वेश्चन और सॉल्व कराएंगे, और हमें 40 बहुविकल्पी क्वेश्चन आपके लिए हमें सॉल्व कराना है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। हम इन सारे क्वेश्चन को हम कवर करते रहेंगे इसके आने वाली वीडियो में। तो हम समझते हैं कि यह क्लास आपको बहुत बेहतरीन तरह से समझ में आया होगा। यदि आपको क्लास में कहीं समस्या हो तो आप इस क्लास को रिपीट करके देख लीजिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि हम एकदम डिटेल से एक्सप्लेन करने का प्रयास किए हैं। तो हम इस क्लास को यहीं स्टॉप करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। यदि आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन पर ऑल सेलेक्ट जरूर करें।